सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर। जी हां, मुझे अच्छे से याद है आपका कमेंट। काफ़ी सारे साथी बड़े परेशान हो रहे हैं कि सर आपका फ़ोन नंबर जो है अब नहीं लगता है। तो बिल्कुल बताना चाहूँगा कि प्रभावी 15 अप्रैल से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का हेल्पलाइन नंबर, जो कि पहले पूर्व में 9991997003 हुआ करता था, उसको अब चेंज करके IVR नंबर जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप कॉल के लिए, कॉल पर्पस पर जब आप बात करना चाहें तो IVR नंबर 011-69261672। ध्यान दीजिएगा 011-69261672 पर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। बाकी जो पुराना आपका हेल्पलाइन नंबर है 9991997003, वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए अब यूज़ किया जाया करेगा। हमारे एक साथी हैं प्रथमेश जी, बिल्कुल आपका मुझे जो कमेंट है, आपकी जो बात है, मुझे अच्छे से याद है। प्रथमेश जी का रिक्वेस्ट है, हमारी चैनल पर जो है कमेंट आया था उनका कि सर आप जो ग्रांट आवेदन की प्रक्रिया बताते हैं, हालांकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बड़े विस्तृत रूप से आप बताते हैं ग्रांट आवेदन की प्रक्रिया को, लेकिन आपसे आग्रह है कि ग्रांट प्रपोजल के लिए जो RFP होता है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर जो प्रपोजल होता है, डिटेल्ड जो गाइडलाइन जिन्हें हम बोलते हैं, प्रथमेश जी का कहना है कि सर आप डिटेल्ड गाइडलाइन को ना थोड़ा सा अपनी भाषा में अगर आप समझा दिया करेंगे तो हमारे लिए ग्रांट आवेदन करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल प्रथमेश जी, मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें कमेंट करते हैं, मैं पूरा प्रयास करता हूं, मेरी टीम पूरा प्रयास करती है कि हम आपकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सकें। तो बिल्कुल आज मैं एक और ऐसी ग्रांट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जहां पर जो है बड़ी शानदार ग्रांट है। आपका 2 से 3 करोड़ तक का कोई भी प्रपोजल हो, 3 से 4 करोड़ तक का कोई भी प्रपोजल हो, तो वो आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। तो इस ग्रांट के लिए मैं डायरेक्टली किसी वेबसाइट पर किसी RFP या किसी डिटेल्ड गाइडलाइन को आपको पढ़कर उसमें से बताऊं, उससे बेटर है कि मैं आपको बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में इस ग्रांट के बारे में एक बार बताना चाहूँगा। सबसे पहला, काफ़ी सारे लोग पूरी वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि सर ये तो हमारे काम की नहीं थी, क्योंकि हमारे एरिया की नहीं थी ग्रांट। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि किस किस राज्य की संस्थाएं इस प्रोजेक्ट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। सबसे पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर, चौथा नागालैंड, पांचवा झारखंड, उड़ीसा, आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संस्थाएं इस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए, इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहां भी मैं जो है बात करूं थोड़ा सा डिटेल में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी संस्था बेस्ड है या बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में आप प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, आपकी संस्था उत्तर प्रदेश में कहीं भी बेस्ड हो, ऑल इंडिया कहीं भी बेस्ड हो, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको काम करना होगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो अल्लूरी सीतारामा राजू जो डिस्ट्रिक्ट है वहां वर्क करना होगा। बिहार में सीतामढ़ी के अंदर आपको काम करना होगा। आसाम के अंदर हेलाकंडी में आपको काम करना होगा। उड़ीसा के अंदर कंडमाल जगह है या जो डिस्ट्रिक्ट है वहां आपको वर्क करना है। झारखंड की अगर मैं बात करता हूं तो चतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको काम करना है। नागालैंड की अगर मैं बात करता हूं तो किप हिरे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां आपको वर्क करना है। मणिपुर की अगर मैं बात करता हूं तो चंदेल डिस्ट्रिक्ट में वर्क करना है। मेघालय की अगर मैं बात करता हूं रिभोई में वर्क करना है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूं तो मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी में आपको जो है वर्क करना है। तो इन पर्टिकुलर राज्यों में, इन पर्टिकुलर जिलों के अंदर आप जो है अपने
अगर आप काम करने के इच्छुक हैं विलेज डेवलपमेंट पर, तो आप इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ग्रांट की जो राशि है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो प्रस्तावित बजट है वो 3 से 4 करोड़ का है और ये प्रोजेक्ट 2 साल के लिए है। एक एनजीओ केवल एक जिले से एक ही आवेदन कर सकता है। एक से ज्यादा जिले के लिए आवेदन अगर आपने कर दिया, मान लीजिए मेरी संस्था कहीं से भी रजिस्टर्ड है, मैं उत्तर प्रदेश भी अप्लाई कर दूं और बिहार भी अप्लाई कर दूं, तो नहीं, उसमें एक से ज्यादा जिले जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं कि काम क्या है। काम रहेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर गांवों को मॉडल क्लस्टर बनाना है। हर जिले में जो आपको नाम बताए गए हैं, इन जिलों में जो 5 पड़ोसी गांव हों, 5-5 गांवों को चुन के उनका एक क्लस्टर भी बनाना है और उनका समग्र विकास करना है। गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, उस सपने को साकार करना है। अब गांव को जो डेवलप करना, वहां जो क्लस्टर बनाना, उस क्लस्टर के अंदर क्या क्या काम होंगे, उसके अंदर कुछ मुख्य थीम है जिस पे काम करना है, जैसे डिजिटलाइजेशन ऑफ द विलेज। उन पर्टिकुलर से 5 गांवों का आपने क्लस्टर बना लिया। उन 5 गांवों के जो लोग हैं जिनका आपने क्लस्टर बनाया, उन 5 गांवों को आपको डिजिटलाइजेशन की ओर प्रमोट करना है। एजुकेशन, वहां की एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन में कन्वर्ट करना है ना। वहां की प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज को आपको दुरुस्त करना है। आपको वहां पर वॉश यानी कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर वहां पर वर्क करना है। आपको वहां की लाइवलीहुड यानी कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और स्किल डेवलपमेंट पर वहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको करनी है। वहां आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है। वहां आपको रूरल डेवलपमेंट पे काम करना है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना होगा। आपको वहां के एनवायरमेंट और जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनके मैनेजमेंट पे वर्क करना होगा और वहां पर आपको जो यूथ्स हैं उनके डेवलपमेंट पे भी काम करना होगा। यानी कि कहने का प्रयास ये है कि ओवरऑल आपको एक जो है जिसे मॉडल विलेज कहते हैं, एक टाइप से वो जो मॉडल विलेज आपको बना देना है उन 5 गांव को। लेकिन यहां पर हम मॉडल विलेज का नाम क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि यहां पर कुछ गांवों को जोड़कर, एटलीस्ट 5 गांवों को एक साथ जोड़कर वहां क्लस्टर बनाना है आपको, राइट। ये जो स्कीम है इसमें आपको 2026 से काम शुरू कर देना है। 2027, 2 साल का ये जो समय, इन दोनों सालों के अंदर आपको उस गांव को आत्मनिर्भर और सस्टेनेबल बनाना है। ये है ये प्रोजेक्ट की अवधि में बता चुका हूं, 2 साल की रहेगी। प्रोजेक्ट का बजट 3 से 4 करोड़ तक का आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। राज्य मैंने आपको बता दिए। अब यहां पर आवेदन कौन कौन कर सकता है? कोई भी संस्था, ट्रस्ट, सोसाइटी आप आवेदन कर लीजिए, पर यह ध्यान रखिएगा जिस राज्य के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं, जिस जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उस जिले का जो संबंधित राज्य है, यानी कि मान लीजिए आप बलरामपुर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बलरामपुर का राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो आपके संस्था का जो हेडक्वार्टर है, रजिस्टर्ड ऑफिस और एड्रेस है, वो उत्तर प्रदेश होना चाहिए। आप सीतामढ़ी में काम करना चाह रहे हैं बिहार में, तो आपकी संस्था का हेडक्वार्टर या रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बिहार का होना चाहिए, है ना। तो जो भी मैंने राज्यों के नाम लिए हैं, उत्तर प्रदेश हुआ, चाहे आंध्र प्रदेश हुआ, चाहे बिहार हुआ, चाहे आसाम हुआ, चाहे उड़ीसा हुआ, चाहे झारखंड हुआ, चाहे नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, या मेघालय हुआ, या छत्तीसगढ़ हुआ, यहां पर जिन जिन संस्थाओं के हेडक्वार्टर या रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस हैं, केवल वही संस्थाएं इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस ग्रांट के लिए ध्यान रखिएगा, संस्था को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए इस संबंधित फील्ड के अंदर। और इसमें से कम जो थीम मैंने बताई ना आपको, जैसे हम बात कर रहे थे डिजिटलाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ, वॉश, लाइवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड नेशनल रिसोर्सेज मैनेजमेंट या यूथ डेवलपमेंट, इन सब में से किसी 5 थीम पर आपको पहले से आपने काम कर रखा हो, उसमें 3 साल की आपकी मजबूत उपस्थिति दिखाई दे कि आप इन सेक्टर पर काम कर रहे थे, है ना। इन 5 थीम पर आपने काम कर रखा हो। पिछले 3 साल का जो टोटल आपका रेवेन्यू है, जो आपकी ऑडिट कह रही है, वो जो पिछले 3 साल की जो ऑडिट है उसका जो टोटल है वो 5 करोड़ से कम नहीं चलेगा। उसमें आपका जो रेवेन्यू है वो 5 करोड़ होना चाहिए। बोर्ड मेंबर कम से कम 3 होने चाहिए। जिन सेक्शन 8 के पास 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आप किसी भी राज्य में आप बेस्ड हो या कैसा भी आपका प्रोफाइल रहा हो, है ना।
और जो परमानेंट एम्प्लॉयज जिनकी बात करते हैं संस्था के अंदर, कम से कम जो है 5 परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। आपकी जो पॉलिटिकल या जो है रिलीजियस कोई एसोसिएशन ना हो, यानी कि धार्मिक आप काम ना कर रहे हो, पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व ना हो कहीं भी, है ना। तो जो किसी भी अब इस प्रोजेक्ट के लिए सब लेटिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउ नहीं है, यानी कि मैंने प्रोजेक्ट ले लिया मैं किसी और संस्था से काम करवा दूंगा, मेरी संस्था ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए, है ना। इस आवेदन के लिए, इस प्रपोजल को जमा करने के लिए जो तारीख है वो है 24 अप्रैल। अब जमा कैसे करना है, कौन सा जो है आवेदन हमें जमा करना है, तो आवेदन के लिए इस डिटेल्ड गाइडलाइन को और इसमें उपयोग होने वाले जो जो डॉक्यूमेंटेशन हैं, जो जो फॉर्म आपको फिल करने हैं, वो सारे फॉर्म में इस वीडियो में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर पूरी गाइडलाइन को अटैच कर दूंगा और सारे फॉर्म्स को मैं अटैच कर दूंगा। वो आप डाउनलोड करके जो है उनको फिल कर दीजिएगा। उसी में एक मेल आईडी दी गई होगी, उस मेल आईडी पर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन अपने मेल करवा देने। डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ में क्या लगाने, जैसे प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन फॉर्म जो इसके अंदर एनेक्स्चर लगा होगा, है ना। डोनर या CSR की लिस्ट जो है आपकी, वो भी एनेक्स्चर इसमें लगा हुआ है। आपका 12A ATG FCRA है अगर तो ठीक है, पैन है, CSR 1 है, इनके सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। लास्ट 3 साल की एनुअल रिपोर्ट लगानी है, IT रिटर्न्स लगानी है, ऑडिट रिपोर्ट लगानी है। को एक फॉर्म्स एनेक्स्चर 6 दिया होगा इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, वो आपको फिल करना है, उसको साथ में लगाना है। एड्रेस प्रूफ और डिक्लेरेशन के लिए एनेक्स्चर 5 दिया हुआ है, वो आपको इसमें सबमिट करना है। एनेक्स्चर 7 दिया है एक्सेल शीट एक फाइनेंशियल फॉर्मेट की, उसमें आपको अपना बजट देना है। की इन्फॉर्मेशन शीट दी हुई है एनेक्स्चर 8 के रूप में, वो आपको यहाँ पर फिल करके देनी है। बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट जो हैं आपकी संस्था के, उनका बायोडाटा, संस्था का ऑर्गेनोग्राम, संस्था की पॉलिसीज, HR फाइनेंस की जो पॉलिसी हैं वो आपको साथ में सबमिट करनी है। और पिछले प्रोजेक्ट के जो आपके इम्पैक्ट रिपोर्ट्स हों या थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन हो, वो साथ में आपको अटैच कर देने। ये सारी जानकारी आपको उस डिटेल प्रपोजल में मिल जाएगी। पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को मैं इस डिटेल्ड गाइडलाइन के साथ जो है अटैच कर दूंगा, जो कि आपको वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इस गाइडलाइन को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इस बेहतरीन ग्रांट के लिए आज ही एलिजिबल संस्थाएं आप अपना आवेदन जरूर से जरूर प्रस्तुत कर दीजिएगा। तो चलिए जी, आज का ये जो मॉडल है, जहां हमने पूरे ग्रांट प्रपोजल को, यानी कि जिसे हम RFP कहते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है ग्रांट की गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो मैंने इस ग्रांट की गाइडलाइन को पूरा पढ़ के आपको एक तरीके से शॉर्ट में बता दिया है। ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे ये नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो हम आगे अपनी वीडियोस में पहले प्रोजेक्ट को ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद उसकी फाइलिंग या उसकी एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में समझाया करेंगे। साथ साथ हम मतलब ये जो एक अभी तक हम ग्रांट के बारे में डिटेल फाइलिंग तो सिखा ही रहे थे कि कैसे उसको ऑनलाइन भरना है, कैसे क्या करना है, लेकिन लोगों की एक समस्या थी कि सर डिटेल्ड गाइडलाइन हम नहीं पढ़ पाते, हमसे गलतियां छूट जाती हैं। तो डिटेल्ड गाइडलाइन जो मैंने आज आपको इस ग्रांट वीडियो के अंदर बताई, तो वो आपको ये प्रयास मेरा कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपके कमेंट के आधार पर ही आगे की वीडियोस को जो हम उसी प्रकार से कॉन्फ़िगर करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।